जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमने जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का जो सेक्शन पढ़ना है वो आगाज़ करना है आज। सेक्शन 14 से आगाज़ करना है। डिमांड बाय गार्डियन आर एजेंट, ठीक है? डिमांड बाय गार्डियन आर एजेंट, क्या राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो गार्डियन भी डिमांड कर सकता है या एजेंट भी डिमांड कर सकता है? दोनों दोनों डिमांड कर सकते हैं या नहीं? इनमें से कोई भी डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता? प्रीएम्प्टर के अलावा प्रीएम्प्टर के बिहाफ पर गार्डियन या उसका एजेंट डिमांड कर सकता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है? इससे पहले हम थोड़ा-सा रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा क्या-क्या था। पढ़ा हमने जनाब ये देखें, अभी हम बैक साइड पे चलते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि दिस शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट पढ़ा था कि इसका द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 है और इसमें इसको क्या कहते हैं, ये पूरे पंजाब पर लागू है और इसकी सॉरी जी, ये पूरे पंजाब पर लागू और ये पूरे पंजाब में फौरी तौर पर पूरे पंजाब में एक ही वक़्त में लागू हो गया था, ठीक है ना? डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पढ़ी थी डेफिनेशन कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी अदर देन अर्बन एरिया में नहीं होगी तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी इस पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के मुताबिक। और वो प्रॉपर्टी कंटोनमेंट एरिया में ना एग्जिस्ट करती हो, ना ही अर्बन एरिया में वो पाई जाती हो, तो वो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है ना? पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के मुताबिक। आगे प्रीएम्प्टर क्या होता है? जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है उसको प्रीएम्प्टर कहते हैं। आगे हम चलते हैं, राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है मीन्स ऐसा राइट जो होता है जिसके ज़रिए आपको प्रेफ़रेंस हासिल होती है कि आप दूसरों की बजाय आप जो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो बिक चुकी है, सेल हो चुकी है, वो आप जिसने खरीदी उससे वो परचेज़ कर सकें, ठीक है ना? उससे वो परचेज़ करके हासिल कर लें। इसको कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है? आगे सेल की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी? सेल कहते हैं कि जब आप परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी ओनरशिप कर देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के ज़रिए के इवज़ तो उसको कहते हैं सेल कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द हिबा बिल इवज़ भी शामिल होगा, हिबा बाशतुल इवज़ भी शामिल होगा, ठीक है ना? अगर हिबा बिल इवज़ या हिबा बिल बाशतुल इवज़ के ज़रिए दोनों के ज़रिए भी अगर प्रॉपर्टी की गई है, ट्रांसफ़र की गई है, तो फिर वो भी सेल में ही इंक्लूड होगा। लेकिन इंक्लूड क्या नहीं होगा? अगर आपने विल के ज़रिए या गिफ्ट के ज़रिए या इनहेरिटेंस के ज़रिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, तो वो इसमें सेल में नहीं आएँगी। और या अगर सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोड ने या किसी दूसरी कोर्ट ने क्या किया है कि ऐसी डिक्री फॉर मनी पास की है, तो उसकी एग्जीक्यूशन में वो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है, तो फिर आप यानी कि वो सेल में नहीं आएगी। या एक्सचेंज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, आपने अगर लैंड जो है ना एग्रीकल्चर लैंड को एक्सचेंज किया है, तबादला किया लैंड का, तो वो भी आपकी यानी कि इसमें नहीं आएगी, सेल में नहीं आएगी। सेल में नहीं आएगा तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन अटैच नहीं होगा, ठीक है? आगे जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की है किसी दूसरे को, लेकिन कंसिडरेशन तो उसमें है। कंसिडरेशन क्या है? आपने डावर की मद में दी है या कंपनसेशन की मद में दी है, हर्ट या मर्डर केस में, तो वो भी या क्या है, वो भी आपके सेल में नहीं आएगा, ठीक है? ये आइए हम पढ़ते हैं कि आगे सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि जब भी कोर्ट जो है इस जो एक्ट है इसकी प्रोविजन की तशरीह करेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी, तो कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखकर करेगी। एक्ट ओवरराइड अदर लॉज सेक्शन 4 क्या कहता है कि इस एक्ट की जो प्रोविजन है दूसरे तमाम एक्ट्स पर क्या फ़ौक़ियत रखेंगी, इसको पहले तरजीह दी जाएगी। सेक्शन 5 कहता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन कब अराइज़ होगा? राइट ऑफ प्रीएम्पशन तब अराइज़ होगा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसकी सेल हो चुकी हो, ठीक है? और सेक्शन 6 क्या कहता है कि किस पर्सन को राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल है? शाफी शरीक को, शाफी खलील को, शाफी जार को, ये तीनों आपको तरतीब के साथ याद होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे ये शाफी शरीक क्या होता है? शाफी शरीक होता है को ओनर कहते हैं, और शाफी खलील जो होता है जिसको स्पेशल राइट हासिल होता है वो प्रॉपर्टी में, और शाफी जार होता है स्पेशल राइट से क्या मतलब राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर राइट,
ऑफ इरिगेशन। शाफी जार क्या आता है? जो आपका हमसाया होता है, जो यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बिक चुकी है उसके साथ एडजेसेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? शाफी जार। ऐसे शख्स को जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो। आगे ये सबसेक्वेंट 2 में कहता है कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ज़रूरत के वक़्त, और अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, वो प्रॉपर्टी अगर ना आपको मिले तो फिर आप उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। ये आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सेक्शन 7 कहता है प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। वो कह रहा है कि अगर जो है मोर देन वन जो प्रीएम्प्टर जो हैं उनको स्पेशल राइट्स हासिल है, तो जो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिसके पास स्पेशल राइट होगा, जिसके पास जनरल राइट होगा उसको नहीं, जिसके पास स्पेशल राइट होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना? ये नीचे एग्जांपल भी दी थी, एक गार्डन है, गार्डन को इरिगेट किया जाता है, पानी दिया जाता है वाटर चैनल से, और विच ओपन फ्रॉम द स्मॉल कैनाल। कैनाल से आता है वाटर चैनल कोर्स में, और कोर्स से आता है अगर गार्डन में। इफ दिस गार्डन इज अगर इस गार्डन को सोल्व किया जाता है, तो पर्सन हैविंग द राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द वाटर कोर्स, वो उसके पास स्पेशल राइट होगा। फिर अगर ऐसा शख्स जिसकी जमीन जो गार्डन के साथ है, ठीक है ना, वो गार्डन के साथ नहीं भी है, तो वो क्या है, उसकी यानी कि स्पेशल राइट उसको हासिल है कि वो उसकी जमीन जो है इरिगेट होती है वाटर कोर्स के जरिए, तो उसको स्पेशल राइट होगा, बजाय कि वो ऐसा शख्स जिसकी जमीन जो है ना इरिगेट होती है कैनाल के जरिए, तो उस पर उसको फकीयत हासिल होगी। तो इस तरह से, और अगर आप द गार्डन इज इरिगेटेड फ्रॉम द स्मॉल कैनाल, तो फिर जो है, जो पर्सन हैविंग द राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द वाटर कोर्स एंड द पर्सन हैविंग द राइट ऑफ द इरिगेशन, फिर दोनों को इक्वल राइट हासिल होगा, ठीक है ना? प्रीएम्पशन का राइट दोनों को हासिल होगा, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। आगे क्या कह रहा है? इससे सेकंड 8 क्या कहता है कि ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको बार-बार आपकी रिवीजन भी साथ हो जाए। हमने सेक्शन 14 से आगाज़ करना है, लेकिन मैं ये सेक्शन जल्दी-जल्दी दोहरा रहा हूँ। जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन, हाउ एक्सरसाइज जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन ये होगा, कोई भी क्लास हो या कोई भी ग्रुप ऑफ प्रीएम्प्टर का हो, तो राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है, बाय ऑल मेंबर्स कर सकते हैं, या जॉइंटली कर सकते हैं, या उनमें से जो 2 या 2 से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा ना करें, तो फिर उनमें से एक बंदा भी इनफरादी तौर पर सेवरली, मतलब होता है इनफरादी तौर पर भी वो कर सकता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 9 क्या कहता है कि फिर मेथड क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का? यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है मोर देन वन पर्सन आर इक्वली इंटाइटल हो, ठीक है ना? मोर देन वन प्रीएम्प्टर, इसका मतलब मोर देन वन प्रीएम्प्टर हो तो इक्वली इंटाइटल हो, तो वहाँ प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? वहाँ पे प्रॉपर्टी, ये आखिरी लाइन में लिखा है, द प्रॉपर्टी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन इक्वल शेयर्स, इक्वल शेयर में होगी। मतलब कि 2 एकड़ 1 एकड़ मालिक ने बेच दिया है, तो जो 1 एकड़ जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के जरिए हासिल कर किया जाएगा। अगर दोनों प्रीएम्प्टर करते हैं, तो फिर उनमें जो आधा एकड़ है वो 4-4 कनाल दोनों में तकसीम हो जाएंगे, ठीक है? अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन बहुत अहम है, ये पेपर में भी आ सकती है आपके, कि वो पूछ सकता है कि ए जो है उसके पास 1/2 शेयर है हाउस में, और बी के पास 1/3 है, और जो सी है उसके पास 1/6 है, तो क्या जो प्रॉपर्टी है वो बी और सी को क्या मिलेगी? अगर ए अपना 1/2 बेच देता है, और बी और सी को जो प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल करते हुए मिलेगी, वो इनके शेयर के मुताबिक मिलेगी या इक्वली डिवाइड होगी? इनके साथ इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है ना? इनके शेयर लिखा हुआ है नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द हाउस, जो इनका शेयर है ना 1/3 और 1/6 उसके मुताबिक नहीं, बल्कि जो 1/2 जो है शेयर है, वो जो ए ने बेचा वो आधा-आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों में, ठीक है? ये पॉइंट बहुत समझने वाला था, ज़रूरी था। चलिए आगे चलते हैं। विथड्रॉल ऑफ क्लेम, सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर कोई प्रीएम्प्टर जो है ना, वो एक से ज़्यादा जो है, वो अगर अपना जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो उसने जो है वो विथड्रॉ कर लेता है अपना क्लेम, तो जो रिमेनिंग प्रीएम्प्टर्स होंगे वो एंटाइटल होंगे बाकियों के हद तक, यानी कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन वहीं तक रहेगा। जो जिसने विथड्रॉ कर लिया उसका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन वो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसने प्रोवाइडेड दैट में लिखा है कि जो क्लेम होना रिमेनिंग जो प्रीएम्प्टर है उनको चाहिए कि वो अगर सारी प्रॉपर्टी का जिसने विथड्रॉ किया उसके भी हिस्से का वो मानना चाहता है, तो फिर उनको चाहिए कि वो ओरिजिनली पूरे इब्तदाई तौर पर क्या करें, होल प्रॉपर्टी का क्लेम करें, ठीक है? आगे चलते हैं जी। सेक्शन 11 क्या कहता है कि जो इसमें 2 चीज़ें हैं। उसने कहा कि अगर ज़मीन के ऊपर दरख्त हैं या कोई बिल्डिंग है,
मालिक अगर वो बेचता है प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग या दरख्त, उस पर कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है। हाँ, अगर उन दरख्तों और उन बिल्डिंग के समेत वो प्रॉपर्टी बेच देता है, वो ज़मीन बेच देता है, तो फिर वही वो प्रॉपर्टी बेच देता है, तो फिर उस पर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल होगा, राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल होगा। ठीक है, ये दोनों बातें इसमें लिखी गई थी। आगे हम सेक्शन 12, जो सेक्शन 12 क्या कहता है, राइट टू रिवोक सेल, राइट टू रिवोक सेल। देखिए, इसमें इसमें भी एक बात की है कि अगर उसने कहा कि वेंडर अगर ये शर्त लगा देता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये मैं 30 दिन के साथ 60 डेज के अंदर अंदर इसको मैं रिवोक करने का मुझे हक हासिल होगा, तो रिवोक करने का हक हासिल होगा, तो जो प्रीएम्प्टर है तब तक उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल नहीं कर सकता जब तक वो 60 डे एक्सपायर नहीं हो जाते। हाँ, अगर वेंडी जो है वो उसमें शर्त लगा देता है कि ये मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी विल पे है, तो इसका कोई ऐसा नहीं होगा, वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन कभी भी अवेल किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन। डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन में ये आता है ना, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है पर्सन का, ये कब और कैसे-कैसे यानी कि डिमांड किया जाएगा, यानी तलब कैसे की जाएगी। इसमें ये है कि उसने कहा कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर ये इस तरतीब के साथ जो तलब ना की गई, डिमांड ना की गई। पहले सबसे पहले तलब मौसूबात की जाएगी, तलब इशाअत की जाएगी और तलब खुसूमात की जाएगी। इन तरतीब के साथ तलब मौसूबात होती है कि फ़ौरन इमीडिएट डिमांड करनी होती है, जहाँ पे भी बैठा हुआ है, उसको पता चला कि वेंडी से करनी होती है कि मुझे पता लगा कि ये ज़मीन आपने खरीदी है और आपको ये हक नहीं था, ये मेरा हक था, लिहाज़ा मैं ये ज़मीन मेरे पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन मैं अवेल कर सकता हूँ अगर आपने ऐसे ना दी तो। तो इस तलब इशाअत होता है आप विदिन 14 डेज़ में आपने नोटिस करना होता है विद 2 विटनेसेस की मौजूदगी में उसके साइन करवा के वो नोटिस करना होता है। अगर नोटिस में की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो फिर आप 2 बंदों की मौजूदगी में उसको ये कह सकते हैं, वो तलब इशाअत हो जाएगी। ठीक है ना? आगे वो फिर भी नहीं मानता तो फिर आप तलब खुसूमात करेंगे। तलब खुसूमात होते हैं तो आप सू करके कोर्ट में उसको यानी कि वो ज़मीन उससे यानी कि तलब कर सकते हैं। ये सारा इन चीज़ों में लिखा हुआ है। आइए, आज का हमारा जो 12 मिनट तो मैंने आपको रेपिटेशन में लगा दिया, ये इंशाल्लाह मैं जब तक ये एक्ट जो है फाइनल नहीं होता, तब तक मैं रिपीट करता रहूँगा इसको, ताकि आपका यानी कि जो है ना, वो सारा आपको समझ आ जाए, आप अच्छी तरह से उसको समझ लें, याद हो जाए आपको। जी, सेक्शन 12 14 करते हैं जी। डिमांड बाय गार्डियन और एजेंट, वेयर अ पर्सन इज़ अनेबल, यहाँ पे पर्सन जो है, वो पर्सन माइनर है या डिसेबल है। वो अनएबल टू मेक डिमांड्स अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में डिमांड्स के बारे में लिखा ना, वो अगर सेक्शन 13 में वो की डिमांड जो बताएंगे वो नहीं कर सकता, वो अन माइनर है या डिसेबल है। हिज गार्डियन और एजेंट, तो उसका गार्डियन या उसका एजेंट मे मेक द रिक्वायर्ड डिमांड्स ऑन हिज बिहाफ, तो उसके बिहाफ पे उसका एजेंट या गार्डियन वो डिमांड कर सकता है। ये लीगली बिल्कुल लीगल है, तो वो कर सकता है। सेक्शन 14 कहता है। अब सेक्शन 15 क्या कहता है, वेवर ऑफ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। वेवर मतलब तो छोड़ देना। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन वेव्ड, वो ये समझ लिया जाएगा कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो चुका है, इफ द प्रीएम्प्टर, अगर प्रीएम्प्टर हैज इक्विज्ड, इसका मतलब तस्लीम कर लेता है इन द सेल में, or has done any other act of the mission or commission which amounts to waiver of the right of preemption। अगर प्रियम्पर जो है वो उस सेल को तस्लीम कर लेता है कि ठीक है, मैंने इसको मान लिया, अब हो गया, आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगता है कि उसने अपना राइट जो प्रीएम्पशन है वो वेव कर दिया, छोड़ दिया है, तो उसको राइट ऑफ वेवर ऑफ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन समझा जाएगा, मतलब कि उसने अपना हक छोड़ दिया है। ठीक है, आगे सेक्शन 16 क्या कहता है, डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर। अगर वो कहता है कि अगर जो है जो प्रीएम्प्टर मर जाए तो फिर क्या बनेगा। वे द प्रीएम्प्टर डाइज आफ्टर मेकिंग एनी ऑफ द डिमांड्स, कोई भी डिमांड करने के बाद, बात यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है, वेयर प्रीएम्प्टर डाइज मतलब कि मर जाता है, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग एनी ऑफ द डिमांड्स, कोई भी डिमांड करने से पहले। सेक्शन 13 की में जो बताई हुई डिमांड है, तलब मौसूबात, तलब इशाअत, तलब खुसूमात, ये वाली, इन तीन डिमांड में से कोई भी डिमांड करने से पहले वो करने के बाद आफ्टर मर जाता है, द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल स्टैंड ट्रांसफर टू हिज लीगल हेयर्स, तो उसके लीगल हेयर्स का
राइट चला जाएगा। तो लीगल हेयर्स उसके राइट वो डिमांड कर सकते हैं, वो राइट अवेल कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रियम्पशन। ठीक है ना। सेक्शन 17 पे आ जाए। सेक्शन 17 ये कहता है, 17 कहता है वेयर अ प्रियम्प्टर, जहाँ पे सेक्शन में अबेटमेंट ऑफ द राइट ऑफ प्रियम्पशन, कि जो राइट ऑफ प्रियम्पशन आपका कब खत्म हो जाएगा। वो कहता है वेयर अ प्रियम्प्टर बिफोर द डिक्री ऑफ द कोर्ट, डिक्री ऑफ कोर्ट से पहले, कोर्ट फैसला सुनाने से पहले, कोर्ट के फैसले सुनाने से पहले जो प्रियम्प्टर जो है वो एलिनेट्स द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच ही क्लेम्स द राइट ऑफ प्रियम्पशन, जिस प्रॉपर्टी की बिना पर वो जो क्लेम कर रहा था राइट ऑफ प्रियम्पशन, वो अपनी प्रॉपर्टी ही बेच देता है जो प्रियम्प्टर जो है। ठीक है ना। तो सच राइट शैल अबेट, तो उसका राइट खत्म हो जाएगा, उसका राइट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए ने अपना हिस्सा बेचा, बी कहता है कि ये तो मुझे बेचनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी लगती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी हिस्सा ही बेच देता है। ठीक है ना। ए ने बेचा और उसने अपना भी बेच दिया, तो अब बी ने क्या किया, अपना हिस्सा बेच दिया, जिस बिना पर उसने राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना था। तो अब उसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं रही जिसकी बिना पर उसने राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना था, तो लिहाजा अब उसका राइट खत्म हो गया, बेट हो गया। ठीक है ना। उसने कहा एन एलियन और द प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, जिसको प्रॉपर्टी वो दी गई है, ठीक है ना, मिली है, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ प्रियम्पशन। ठीक है ना। अब वो राइट ऑफ प्रियम्पशन उसको हासिल नहीं हो जाएगा। प्रियम्प्टर ने क्या किया, अपनी जो जमीन है, अपनी जमीन जिसके बिना पर उसने राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना था, वो प्रॉपर्टी ही आगे फरोख्त कर दी। अब जिसको वो प्रॉपर्टी फरोख्त की गई है, अब राइट वो प्रियम्प्टर उसके पास नहीं चले जाएगा। ठीक है ना। पहले बंदे ने अपने राइट अवेल नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी जिसके बिना पर उसने करना था, उसने प्रॉपर्टी ही आगे अपनी मूव का ट्रांसफर कर दी, किसी को दे दी है, तो फिर वो बंदा जिसको की गई उसके पास राइट नहीं चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि राइट अब उसके पास चला गया, वो अवेल नहीं कर सकता। ठीक है। ये बात बड़ी काबिल गौर है, इसको आप गौर से समझ लीजिएगा। सेक्शन 18 क्या कहते थे, एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ द प्रियम्पशन बाय द मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स अगेंस्ट ईच अदर। उसने कहा है जो अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होंगे, वो अगर एक दूसरे के खिलाफ यानी कि राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना चाह रहे हो, तो उसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे। अ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मे एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रियम्पशन अगेंस्ट ईच अदर। दोनों का से इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इक्वली फुटिंग पे है वो, चाहे वो जमीन मुस्लिम की हो या नॉन मुस्लिम की हो, दोनों पर ये अप्लाई होता है, और दोनों ऐसे ही यानी कि राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल कर सकते हैं जैसे कि मुस्लिम के खिलाफ राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल कर सकता है। ये आपने याद रखना है, इसमें इतनी सी बात थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, पेपर में आ सकती है। आगे चलते हैं जी। राइट ऑफ प्रियम्पशन सेक्शन 19 क्या कहता है, राइट ऑफ प्रियम्पशन नॉन ट्रांसफरेबल एंड इनडिविजिबल। नॉन ट्रांसफरेबल एंड इनडिविजिबल, इसका मतलब ये है राइट ऑफ प्रियम्पशन जो है ना, वो नॉन ट्रांसफर, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना ही इंडिविजिबल है, वो ना ही उसको तकसीम कर सकते हैं। डिविजिबल होता है तकसीम करना, मतलब कि उसको दूसरों में मार दें कि अब आपके पास ये राइट ऑफ प्रियम्पशन चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा सब जो उसने कहा कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16, जैसा कि सेक्शन 16 में बताया गया। 16 में क्या बताया गया, ऊपर जाइए, ये डेथ ऑफ प्रियम्प्टर, डेथ ऑफ प्रियम्प्टर के जब डेथ ऑफ प्रियम्प्टर की हो जाएगी तो उसके राइट लीगल हेयर के पास चला जाएगा। ये तो बात ठीक है, वो कहता है कि ये बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन क्या है, लेकिन उसने क्या कहा है कि ये उसने कहा ये बात ठीक है, जो बताया गया इसको उसी तरह माना जाएगा। द राइट ऑफ प्रियम्पशन शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल एंड इंडिविजिबल, लेकिन जो प्रियम्प्टर होगा वो क्या है, वो खुद यानी कि किसी को ट्रांसफर नहीं कर देगा राइट, उसको किसी को ट्रांसफर नहीं, उससे किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर वो मर जाता है तो फिर सेक्शन 16 के मुताबिक वो लीगल हेयर्स अवेल कर सकते हैं। द क्लेम फॉर प्रियम्पशन, द क्लेम फॉर प्रियम्पशन शैल बी मेड ऑन द होल प्रॉपर्टी और प्रियम्पशन। जो क्लेम होगा ना, क्लेम फॉर प्रियम्पशन होगा, वो होल प्रॉपर्टी पे होगा प्रियम्पटेबल, जो जिस पे शुफा का राइट हासिल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 कहता है वे द प्रियम्प्टर एंड द वेंडी इक्वली इंटाइटल, जहाँ पे प्रियम्प्टर हकदार था और जो खरीदार खरीद चुका था, वेंडी जो खरीद चुका था जमीन, दोनों प्रियम्प्टर जिसको हक था कि वो जमीन लेता, लेकिन वेंडी जो है जिसने खरीद ली थी जमीन, उन दोनों को इक्वली राइट हासिल हो, तो फिर क्या है, उन्हें क्या, वेयर द प्रियम्प्टर, वेयर द प्रियम्प्टर and the Wendy fall within the same class of the preemptor,
वो दोनों सेम क्लास में फॉर एग्जाम्पल दोनों को स्पेशल राइट हासिल है, तो फिर या दोनों को ओनर है तो फिर हैव इक्वली राइट ऑफ प्रीएम्पशन, दोनों को राइट ऑफ प्रीएम्पशन इक्वल राइट ऑफ प्रीएम्पशन होगा, द प्रॉपर्टी शैल बी शेयर बाय देम इक्वली, तो उनमें प्रॉपर्टी जो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर सूरत थी। आगे हम सेक्शन जो 21 है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द वेंडी, अगर वेंडी इंप्रूवमेंट्स कर देता है तो तो क्या उसको फिर उसकी जो उसने इंप्रूवमेंट्स की हैं ज़मीन में रिमूव प्रॉपर्टी में, क्या उसको उसके यानी कि वो कंपनसेट किया जाएगा, उसको मिलेगी इसका इंप्रूवमेंट्स के यूज कुछ या नहीं। वेयर अ वेंडी हैज़ मेड एनी इंप्रूवमेंट्स इन द रिमूवल प्रॉपर्टी बिफोर द तलब इशात से पहले उसने कोई इंप्रूवमेंट्स कर दी है, इज मेड बाय द प्रीएम्प्टर, प्रीएम्प्टर जो तलब इशात प्रीएम्प्टर ने की ना उससे पहले क्या करता है जो वेंडी है वो इसमें इंप्रूवमेंट कर देता है, क्योंकि उसने खरीद ली थी जमीन, अब उसने उसमें इंप्रूवमेंट कर लिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 13, द वेंडी शैल बी एंटाइटल्ड टू द कॉस्ट ऑफ सच इंप्रूवमेंट्स, द वेंडी क्या होगा वो इंटाइटल होगा कि उसकी उसकी कॉस्ट दी जाएगी। अगर वेंडी से वो जमीन लेकर प्रीएम्प्टर को दी जाएगी तो फिर वो कॉस्ट पे करेगा प्रीएम्प्टर को वेंडी को। ठीक है, इसमें बात एक और काबिल गौर है कि वेयर वेंडी हैज मेड एनी इंप्रूवमेंट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर तलब इशात, अगर तलब इशात के बाद उसने की है तो फिर जो है ना वो उसको यानी कि इम्प्रूवमेंट उसको नहीं मिली जाएगी, उसको कॉस्ट नहीं मिलेगी, इससे ये भी मुराद है। ठीक है, आगे 22 सेक्शन 22 क्या कहता है कि इंप्रूवमेंट्स मेड इन द स्टेटस ऑफ द वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उसने कहा है कि अगर इंप्रूवमेंट्स की जाती है इंस्टीट्यूशन सूट के फाइल करने के बाद तो फिर क्या होगा, एनी इंप्रूवमेंट मेड इन द स्टेटस ऑफ द वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट फॉर द प्रीएम्पशन शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ प्रीएम्पशन प्लेंट। एक मिनट रुकिए बैल में आपको जी, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट जो अगर की गई है स्टेटस के वेंडी के स्टेटस में, सॉरी इम्प्रूवमेंट मेड इन द स्टेटस ऑफ द वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो फिर क्या उसका क्या असर होगा, उसने कहा कि एनी इम्प्रूवमेंट मेड इन द स्टेटस ऑफ द वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है, फॉर प्रीएम्पशन शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ प्रीएम्प्टर प्लेंट, तो इसका मतलब है वो जो राइट ऑफ प्रीएम्प्टर जो का होगा ना कि वो प्लेंट कर सकता है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट की गई है कब की गई है, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है ना, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट की गई है तो वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना प्रीएम्प्टर का उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं 23 में, नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, इन सर्टेन प्रॉपर्टीज। चलें हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कल अगले लेक्चर पर रख लेते हैं 23 से आगे, फिर इसको हम एंड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगले लेक्चर के तक वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।